हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो यूनिट नंबर 2 की शुरुआत हमने पिछली वीडियो में कर ली थी, जहाँ पे हमने इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बारे में बात की थी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ टॉपिक्स और देखेंगे जो बाकी रह गए थे पिछली वीडियो में इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे चाहे 9667836333 व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, पाकिस्तान हाइफनेटेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस से। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई स्टार्टिंग स्टेज में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। एक तो ट्रेजिक प्रॉब्लम ये थी कि भाई हमें दो टुकड़ों में बांट दिया गया है ना, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये तो मेन प्रॉब्लम हुई है हमारे साथ कि भाई एक तरह से यूँ मान लो कि डिवाइड कर दिया कि तुम आपस में क्या करते रहो, लड़ते रहो। एक तो ये गलत चीज़ हुई। दूसरी दिक्कत क्या हुई, उस टाइम पे बाइपोलर वर्ल्ड था, ठीक है। यूएसएसआर भी एक सुपर पावर थी और यूएसए भी अपने आप को एक सुपर पावर मानती थी। और दिक्कत ये क्या थी कि दोनों चाहती थी कि इंडिया और पाकिस्तान किसी न किसी के साथ हाथ मिला ले, अलाई बना ले अपनी, ठीक है, तो अलाई हो जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई अलायंस बनाना इंडिया को अच्छा नहीं लगा, और मतलब ये था कि भाई हमें किसी के भी कंट्रोल में नहीं आना, हमें अधीन नहीं होना किसी के भी। तो इसलिए अलायंस फॉर्म भी नहीं किया इंडिया ने। तो दिक्कत क्या हुई कि भाई यूएसए को कोई ना कोई तो चाहिए था अपने साथ। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को अपना अलाई बना लिया, अलायंस बना लिया पाकिस्तान के साथ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि इंडिया को इसलिए कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई बना लो पाकिस्तान को अपना अलायंस, पाकिस्तान बनना चाहता है आपके साथ अलाई बनाना चाहता है। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि पाकिस्तान को फिर हथियार मिल रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। और तो ये सब प्रॉब्लम किसके लिए खड़ी होंगी बाद में, इंडिया के लिए। क्योंकि अब सिंपल सी बात है, कोई भी किसी के पड़ोसी को हथियार देगा तो भाई वो तो दिक्कत ही है ना, क्योंकि हो सकता है कल को वो आपके सामने रहता है आपको ही मार दे। तो वही सेम सिचुएशन में इंडिया उस टाइम पे आ चुका था कि भाई अगर यूएसए पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा हर एक तरीके से, पाकिस्तान को मान लो वॉर वगैरह के लिए प्रिपेयर करेगा या फिर हथियार वगैरह देगा, तो कल को उसके नुकसान किसको देखने को मिलेंगे, इंडिया को ही देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ट्रेजिक प्रॉब्लम्स उस टाइम पे चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सिचुएशन बदली, ठीक है। सिचुएशन बदली, जो यूएसए है यानी कि जो यूएस है वो इंडिया के सपोर्ट में आना शुरू हो गया। उसने पाकिस्तान का सपोर्ट क्या कर दिया, कम कर दिया। उसके हम अलग अलग रीजन समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि स्टार्टिंग स्टेज में इंडिया जो है, इंडिया के खिलाफ था यूएस। क्योंकि मैं बात कर चुका हूँ उस टाइम पे हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉलो करते थे कि भाई हमें किसी के साथ भी अलायंस नहीं फॉर्म करना है, हम अकेले राज करेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से अपना देश चलाएंगे, कंट्रोल रखेंगे, किसी के साथ भी अलायंस फॉर्म नहीं करेंगे कि कोई और पर्सन दोबारा कोई और कंट्री दोबारा हमारे ऊपर क्या कर ले, कब्जा कर ले, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। तो जो कि स्टार्टिंग स्टेज में क्या हुई, इस तरीके से हमने एक तरह से मान लो कि यूएस से मुसीबत मोल ले ली, ठीक है। यूएस से हमारी क्या हुई, मान लो स्टार्टिंग स्टेज पर लड़ाई हो गई। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें रिजोल्व होने लग गई, चीज़ें बदली। जो यूएस है वो इंडिया के सपोर्ट में भी आया, उनके बारे में हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट तो यही है। तो पार्टीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज वेरी ट्रेजिक एज अ रिजल्ट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग राइवल्स। तो जो हम बोलते हैं ना कि पार्टीशन हुआ किसका, इंडिया का, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, वो अपने आप में एक ट्रेजिक रिजल्ट था। क्योंकि इससे इंडिया और पाकिस्तान दो स्ट्रॉन्ग राइवल्स उभर के आए, यानी कि ऐसे देश, ठीक है, जो हमेशा आपस में क्या रहेंगे, राइवलरी में रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आज भी आप देखो कि हमारी पाकिस्तान से इतनी नहीं बनती है। अगर आज भी इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बीच में मैच हो जाता है, क्रिकेट का ही मैच भले ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन हम उसे एक पर्सनल राइवलरी की तरह मानते हैं और वो मैच बाकी मैच से एक अलग ही इंपोर्टेंस रखता है। तो विद ऑनसेट ऑफ कोल्ड वॉर, सिंस इंडिया रिफ्यूज टू बी एन एलाई ऑफ यूएसए, तो हुआ क्या, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, मतलब वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो इंडिया ने मना कर दिया कि भाई हमें ना यूएसए
के साथ कोई भी अलायंस फॉर्म नहीं करना। थिंकिंग ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, यूएसए चोज पाकिस्तान एज इट्स एलाय ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। फिर हुआ क्या, कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए ने क्या बोला कि भाई चलो ठीक है भाई, इंडिया तुम्हारा सपोर्ट मान लिया, हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और इसे अपना एलाय बना लेंगे। किस टाइम के लिए, कोल्ड वॉर के टाइम पे, जैसा कि इसने किया भी। अब इसकी वजह से दिक्कतें किसको पैदा होनी शुरू हो गई, इंडिया को। क्यों हुई वो भी हमने अभी भी डिस्कस किया। अंडर सीटो एंड सेंटो, जो दो मिलिट्री प्रोग्राम्स थे यूएस के, पाकिस्तान रिसीव्ड आर्म्स ट्रांसफर। अब पाकिस्तान को क्या मिल रहे हैं, आर्म्स, भाई हथियार मिल रहे हैं भर भर के, ठीक है, एंड अदर मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक एड, और भी जो सहायता चाहिए यूएसए उन्हें वो प्रोवाइड कर रही है, दैट डेट्रीमेंटल टू इंडिया सिक्योरिटी। और इसके लिए इसमें दिक्कत क्या हुई कि भाई इससे इंडिया की सिक्योरिटी क्या होनी शुरू हो गई, हार्म होनी शुरू हो गई। ये तो वही बात हो गई भाई, ए और बी पड़ोसी हैं, बीच में सी कोई कूद गया, ठीक है, सी क्या कह रहा है कि ले भाई मैं तेरे को बी को बंदूक दे रहा हूँ, जा ए को गोली मार दे। तो भाई ए बर्दाश्त होना करेगा, ए के लिए तो फिर सी भी दुश्मन है कि मैंने तेरे को मना किया कि भाई मैं तेरे से अलायंस बना रहा, तूने बी के साथ अलायंस बना लिया और उसको हथियार दे दिए, अब ये मुझे मार देगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना यहाँ पे क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। और यहाँ पे दिक्कत एक और आई, क्या, न्यूक्लियर रेस भी आनी शुरू हो गई। यानी कि ये वो टाइम पीरियड था जहाँ पे वर्ल्ड जो है ना, अब इसमें नहीं रह गया था कि भाई सुपर पावर कौन है, अब ये बड़े लग गए थे कि भाई ऐसी कौन सी कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं है। तो न्यूक्लियर टेस्ट की जो रेस है ना वो भी यहाँ पे चालू हो गई थी, ठीक है। तो फिर वो तुम सब जानते हैं, इंडिया ने भी भाई न्यूक्लियर टेस्टिंग की, अपना न्यूक्लियर बनाया, क्योंकि लगा बहुत ज़रूरी, क्योंकि पाकिस्तान हमारे बगल में ही था और अगर उसे हर तरीके से सपोर्ट मिल रही थी यूएसए से, तो दिक्कत क्या थी कि हमारा डिफेंस सिस्टम क्या होता, कमज़ोर हो रहा था। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम भी अपना खुद का न्यूक्लियर टेस्ट करें, और वो हमारा कामयाब भी रहा। 1974 में हमने ये चीज़ पहली बार चालू की थी। तो वही चीज़ है कि न्यूक्लियर रेस भी जो है ना वो भी क्या हो गई थी, चालू हो गई थी। और ध्यान रखना, न्यूक्लियर रेस, न्यूक्लियर टेस्ट करना इतना आसान नहीं था। अगर आप लोग, एक मूवी है जॉनी इब्राहिम की, ठीक है, पोखरन है शायद, ठीक है, आप लोग जरूर देखना उस मूवी को। उस मूवी पर सब कुछ दिखाया गया है कि इतना आसान नहीं था उस टाइम पे न्यूक्लियर टेस्टिंग करना, ठीक है। यूएसए ने हर तरीके से रोक लगा रखी थी, भाई कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कर सकता है, अब न्यूक्लियर टेस्टिंग किसी भी कंट्री के द्वारा नहीं होगी। तो बहुत छुपा के कराया गया, और जब टेस्टिंग हो गई तो पता लग गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्या होगा, थोड़े से डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब होंगे, थोड़े से बिगड़ेंगे, लेकिन अब तो बना लिया है भाई, अब तुम्हारे बस की हो, जो उखाड़ना हो वो उखाड़ लो, अब तो बना लिया। तो वही चीज़ थी इंडिया की कि सब कुछ हमने छुप छुपाई कराया। जब टेस्ट वो कामयाब रह गया, कामयाब हो गया, तब जाके क्या भाई थोड़ी सी संतुष्टि मिली, तब तो भाई तुम जाओ, अब तो कर लिया हमने अपना जो मैं करना था। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो न्यूक्लियर रेस भी यहाँ पे क्या हो गई थी, चालू हो गई थी। तो ये कुछ मेन प्रॉब्लम थी, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान और यूएसए के बीच में। अब समझते हैं इंडिया यूएसए बायलैटरल रिलेशंस आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ और जो हमारा यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बाद यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होने शुरू हो गए। उसका रीजन भी समझते हैं। पहले बाइपोलर वर्ल्ड था, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी अलग थी, ये हमेशा फॉलो करते थे सोशलिस्टिक इकोनॉमी को, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट ओन करेगी, गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करेगी। दूसरी इकोनॉमी क्या थी, यूएसए जो मानती थी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कि भाई सब कुछ मार्केट, यानी कि फ्री इकोनॉमी होगी, मार्केट कंट्रोल करेगी, डिमांड एंड सप्लाई से कंट्रोल होगी, ठीक है। तो दोनों आइडियोलॉजी काफ़ी डिफर कर रही थी। और इंडिया किस कंट्री में आता है, आप सबको पता है, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं हम इंडिया को आज भी, यानी कि इंडिया में जहाँ जरूरत है वहाँ प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहे हैं, जहां जरूरत है सोशल वेलफेयर की वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर भी काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों मिलके इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो ना ही फ्री इकोनॉमी है, ना ही फुल्ली सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। हमारा जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो जैसे ही यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, अब इंडिया के पास ऑप्शन ही नहीं है, किसी भी इंडिया का ऑप्शन नहीं था। अब उन्हें मजबूरी बस क्या फॉलो करना पड़ा कि भाई हम जो है वो कैसी इकोनॉमी बनाएंगे, हम बनाएंगे अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो वही चीज इंडिया के साथ हुई यहाँ पे। तो इंडियाज रिलेशनशिप आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर इम्प्रूव। तो जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, इंडिया की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो गई, किसके साथ, यूएसए के साथ। दिस हैपेंड विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। और ऐसा क्यों हुआ, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की वजह से। तो दैट फाइनली लेड टू एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट। अब यहाँ पे आइडियोलॉजी डिबेट खत्म हो गया एंड मेड कैपिटलिज्म विद अ फ्री मार्केट एज अ डोमिनेंट आइडियोलॉजी। तो अब जो
कैपिटलिज्म है वो हमारी क्या बन गई थी, विद फ्री मार्केट डोमिनेंट स्ट्रेटजी, डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन गई थी ऑफ दैट टाइम। आफ्टर पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर इंडिया यूएस रिलेशंस अ न्यू फेज, अब ये नई फेज में चले गए। दिस वाज लार्जली ड्यू टू इंडियाज इकोनॉमिक क्लाइमेट। अब ऐसा हुआ भी कि उसका रीजन भी समझा देता हूँ, क्योंकि हमेशा से यूएसए की चाहत ये थी कि इंडिया जो है ना वो उनके सपोर्ट में आए, इंडिया अलायंस बनाए यूएसए के साथ। क्योंकि दिक्कत पता क्या है, एशियन कंट्री में एक और इम्पोर्टेंट कंट्री है, वो है चाइना। चाइना जो है ना वो एक तरह से वर्ल्ड का ऑर्डर चेंज करने की कोशिश कर रहा था अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से। अब दिक्कत क्या थी भाई, यूएसए तो बहुत दूर है। अब यूएसए के साथ दिक्कत ये थी कि भाई यूएसए बोला कि भाई कुछ कोई ना कोई ऐसी कंट्री होनी चाहिए, एशियन कंट्री जो हमारे साथ खड़ी हो, ठीक है, तब जाके हम जो है इस चाइना को कंट्रोल कर पाएंगे, रोक पाएंगे। तो उन्हें पता है पाकिस्तान के बस की तो है नहीं कुछ, तो उन्होंने देखा कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ मिल जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्या हो जाएगा, रोल प्ले बन जाएगा यूएस और इंडिया का। क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है, क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा है, ज्योग्राफी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट के लिए हम ईजिली वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चीप लेबर है, चीप रॉ मटेरियल्स हैं, प्रोडक्शन हब इसे बना सकते हैं। क्योंकि चाइना भी तो प्रोडक्शन हब ही था, तो अगर यूएसए को चाहिए कि भाई हमें शिफ्ट करना है प्रोडक्शन हब, तो हम इंडिया को सेकंड बेस्ट ऑप्शन के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है, कि भाई हम यहाँ पे अपने रिसोर्सेज यूज कर लगाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई। तो दिस वाज लार्जली ड्यू टू इंडियाज इकोनॉमिक क्लाइमेट, वो था इंडिया की इकोनॉमिक क्लाइमेट की वजह से, यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी बेहतर थी, चीप लेबर अवेलेबल है, काम आसानी से होगा, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है, ठीक है, और अदर जो भी ज्योग्राफिकल चीजें चाहिए ट्रेड वगैरह करने के लिए वो सब इंडिया के पास क्या थे, अवेलेबल थे। तो मेड हर अंडर रोमांस विद द स्टेट एडेड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब धीरे धीरे हम जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गए, यानी कि पहले जहां पे सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करी थी, आप ध्यान रखना 1991 के बाद जो एलपीजी पॉलिसी आई थी उसके बाद चीज़ें बिल्कुल बदल गई। यानी कि हम एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लग गए। बहुत सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज किया गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को प्राइवेटाइज कर दिया, बहुत सी कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दिया कि भाई बिजनेस चलाना हमारा काम नहीं है, बिजनेस जो है वो एफिशिएंटली प्राइवेट सेक्टर या फिर फ्री इकोनॉमी ही चला सकती हैं। तो मिक्स इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लग गए। दैट वाज अडॉप्टेड इमीडिएटली आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, और ये सब हो रहा था इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। इसके बाद एक और पॉइंट क्या आता है, पोस्ट कोल्ड एरा डिड मिटिगेट सम डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो इंडिया और जो यूएस है इनके बीच में जो हमारे कुछ रिलेशंस जो बिगड़े हुए थे वो यहाँ पे क्या हो गए, धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो गए। अशर्ड इन न्यू एरा ऑफ इकोनॉमिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन। अब इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी मिलने लग गया यूएस की तरफ से, और डिफेंस कोऑपरेशन भी इंडिया को मिलने लग गया यूएस की तरफ से। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स मिले। और आपको पता भी होगा कि जब फूड क्राइसिस आया था तो खासकर 1971 के वॉर के टाइम पे और 1965 के वॉर के टाइम पे, तो जो फूड क्राइसिस था वो बहुत भयंकर था, यानी कि बहुत से लोग इंडिया में सिर्फ भूखमरी की वजह से मर रहे थे। तो ऐसे केसेस में जो यूएसए ने उसने हेल्प की इंडिया की फूड में, कि भाई वहाँ से हम जो है फूड क्या करने लग गए, इम्पोर्ट करने लग गए, और उनके फूड पर हम डिपेंडेंट हो गए। वो अलग बात है कि वो बिल्कुल ही लो और पुअर क्वालिटी का फूड बेचते थे कि बस हम जिंदा रह सकते थे, और हमारी मजबूरी थी। इसलिए आपको एग्जैक्ट याद होगा उस टाइम के तुरंत बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया था कि भाई हम जो हैं वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने फूड को लेके, क्योंकि बाकी चीज़ों के बिना तो हम जिंदा रह सकते हैं पर बिना खाने के कैसे जिंदा रहेंगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कब तक हम दूसरी कंट्री में डिपेंडेंट रहेंगे। तो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया ताकि अपने फूड के प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ा सके, और जो भी हमारी नीड है, ठीक है, वो खाने पीने की वो खुद पूरी कर पाए, किसी भी कंट्री पे सिर्फ खाने पीने के लिए तो डिपेंडेंट ना रहे। अदर चीज़ों के लिए फिर भी डिपेंडेंसी चलती है, लेकिन बेसिक नीड की डिपेंडेंसी बहुत ही खराब हो जाती है, और वो भी इतना लो क्वालिटी का फूड, ठीक है, कि जैसे मान लो कि भाई जैसे भिखारियों को दे रहे हो खाना, तो उस लेवल की चीज़ें चल रही थी। तो भले ही यूएसए ने सपोर्ट किया पर किस लेवल है क्या वो मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ जो है ना काफ़ी खराब लगी, तो उस टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया था। और आज देखो, आज हमारा देश इतना प्रोस्परस है, खासकर फूड के मामले में। मुझे अभी भी ये चीज़ कहने में काफ़ी अजीब लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना गंदा है कि कुछ लोग फिर भी उनको 2 वक्त की रोटी और खाना नहीं मिल पा रहा है, वरना हमारे देश में फूड की तो कोई कमी नहीं है। यानी कि अगर क्राइसिस आया भी तो अदर रीजन हो सकते हैं, लेकिन फूड कभी भी हमारे देश में क्राइसिस का रीजन नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे देश में इतना तो बफर स्टॉक पड़ा रहता है, ठीक है, जहाँ पे अनाज सड़ रहे होते हैं बड़े लेवल पे।
तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ यूएस और इंडिया के रिलेशन की, तो वहीं पे रहते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये कुछ दिक्कतें हैं वो जो आज भी चलते आ रहे हैं, लेकिन ये है कि फूड की दिक्कत जो है ना हमारी कंट्री में नहीं है। यानी कि अगर चाहे कोविड जैसा पैंडेमिक आया या फिर कोई और क्राइसिस आया, तो भी जो है ना फूड को लेकर प्रॉब्लम हमें इतनी जल्दी नहीं आएगी। बेसिक नेसेसिटीज़ जो है हमारी पूरी होती रहेगी। हाँ, लग्जरी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर एरा फिनिश हो गया, हमारे यूएस के रिलेशन क्या हो गए, अच्छे होने शुरू हो गए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों ने भी रोल प्ले किया, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगला पॉइंट क्या है, इंडिया यूएस रिलेशंस आफ्टर सितंबर 11। मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है, आपको अच्छे से पैराग्राफ में इसे भी डिफाइन करना है, मैं आपको समझा देता हूँ हुआ क्या था। तो सितंबर 11 को अटैक हुआ यूएस पे, एक टेरर अटैक, ठीक है, तो वर्ल्ड टावर था शायद, उस पर अटैक हुआ था। तो उस चीज़ की वजह से और रिलेशन ख़राब हो गई, किसके बीच में, यूएस के बीच में और पाकिस्तान के बीच में, कि भाई हम तो इसे इतना सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, इसका अलायंस बना रहे थे, ठीक है, और इसने हमारे ऊपर अटैक करवा दिया, टेररिज्म अटैक हो गया हमारे ऊपर ही। तो यूएस के रिलेशन क्या हो गए, और ज़्यादा क्या हो गया यहाँ पे, पाकिस्तान के साथ ख़राब हो गए कि भाई नहीं, ये इसके साथ तो रहना बेकार है। और फिर उन्होंने कुछ जोर देखी कि भाई पाकिस्तान ने टेररिज्म यानी कि आतंकवादियों को पनाह दे रखी है, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये खुद चला रहे हैं। इसके अलावा इंडिया पे लगातार अटैक हो रहे थे, संसद पे अटैक हुआ, ठीक है, 26/11 हुआ, दुनिया भर के अटैक्स हुए। तो जिस चीज़ को लेके यूएसए ने धीरे धीरे सपोर्ट बंद कर दिया, क्योंकि अगर यूएसए कंटिन्यूसली अगर पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहता तो उसे ही पता था कि उसकी इमेज क्या होती, धीरे धीरे खराब हो जाती कि भाई आतंकवादी सब तो नहीं आ सकते हम बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन फिर भी आज भी सपोर्ट जो है वो चाइना हो चाहे यूएस हो पाकिस्तान हो करता है, बट वो इसलिए करता है क्योंकि इनका इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल ही कोलैप्स कर चुका है, यानी कि पैसा है ही नहीं, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस ही मान लो आप एक तरह की, है ना, रोटी की दिक्कत है, कपड़ों की दिक्कत है, भाई गरीबी हद लेवल पे है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज तक प्रॉपर तरीके से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल आया ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। सब सिर्फ लगे हुए हैं कि बस भारत को परेशान रखना है, भारत को एंगेज रखना है, इसको बर्बाद करना है, ठीक है। और कहा जाता है ना, जो सिर्फ दूसरों की बर्बादी के बारे में सोचते हैं वो खुद कभी भी आबाद नहीं हो पाते, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है कि सामने वाले को कैसे नीचे गिराया जा सके। तो वही सेम चीज़ पाकिस्तान के साथ हुई है, ठीक है। तो इंडिया यूएस रिलेशन जो है ना सितंबर 11 के बाद क्या हो गए, और ज्यादा क्या हो गए, अच्छे हो गए, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेशन खराब हुए तो फायदा किसको मिलेगा, इंडिया को, ठीक है। और धीरे धीरे यूएसए और ज्यादा इंडिया को सपोर्ट करने लग गया, खासकर टेररिज्म के खिलाफ, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगला पॉइंट, राइजिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक चॉइस फॉर यूएस। अब भाई जो इंडिया इतना राइज करा था, अब वो यूएस के लिए इकलौती चॉइस बच गई कि भाई अगर हमें वर्ल्ड का इकोनॉमिक ऑर्डर प्रॉपर तरीके से रखना है तो हाँ, इंडिया का ग्रो करना और डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना की जगह किसी को तो लेनी होगी प्रोडक्शन के मामले में। तो वो कंट्री धीरे धीरे इंडिया बनने लग गई थी। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे अब क्या होती है दिखती भी है। तो राइजिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक चॉइस फॉर यूएस, यूएस बोला कि भाई चाइना से तो हमारे रिलेशन इतने अच्छे हैं नहीं, क्योंकि चाइना अब जो है बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है, कल को हमारे साथ ये दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज़ को लेके अब जो है यूएस जो है वो इंडिया का सपोर्ट करने लग गया कि एशियन कंट्री में कोई तो ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमिकली फ्लरिश भी हो, ठीक है, और प्रॉस्परस भी हो, और यही नहीं चाइना को टक्कर भी दे पाए, ताकि वर्ल्ड का इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो क्या हो, खराब ना हो, चेंज ना हो। तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। तो इस तरीके से यूएस के और इंडिया के रिलेशन और ज़्यादा मजबूत होने शुरू हो गए। यही नहीं, आर्म्स वगैरह भी ट्रांसफर होने लग गए इंडिया के अंदर, ठीक है। जो एडवांस इक्विपमेंट्स है, एडवांस हथियार वगैरह हैं, वो सब इंडिया को मिलने लग गए। और जियोपॉलिटिकल जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतर हो गए, पॉलिसीज़ अच्छी बनने लग गई यूएस के सपोर्ट से। तो मल्टीपल फेजेस में यूएस ने सपोर्ट किया इंडिया को, ताकि इंडिया जो है वो और ज़्यादा डेवलप कर पाए, ठीक है, ताकि जो वर्ल्ड का इकोनॉमिक ऑर्डर है वो क्या रहे, ठीक रहे। लेकिन फिर भी अगर मैं फैक्ट बोलूँ तो चाइना को टक्कर तो नहीं दे सकते। उसका एक मेन रीज़न ये है कि सबसे बड़ा रीज़न है हमारे देश में भी एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं जितना शायद हो सकता था। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, करप्शन आती है, जिस चीज़ की वजह से क्या हो रहे हैं कि जो हमारे खुद के लीडर हैं या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हमारे खुद के देश को एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। और उन्हें ये नहीं पता कि इन्हें रहना अभी यहीं है। भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन एकदम से शिफ्ट तो नहीं कर सकती ना। हाँ, वो अलग बात है कि आप एक्सप्लॉइट करोगे, रिच हो जाओगे तो इस कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री की तरफ जा सकते हो।
तो भाई वही चीज़ें हैं। तो राइजिंग इंडिया एक स्ट्रेटेजिक चॉइस थी किसके लिए, यूएस के लिए। इसके बाद सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन 2008, यानी कि 2008 में ये चलाया गया था, जहाँ पे न्यूक्लियर को लेकर कोऑपरेशन करना शुरू कर दिया इंडिया का, किसने, यूएस ने, कि हाँ भाई अब तो न्यूक्लियर होना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है कि कल को कोई भी कंट्री, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, आसपास की जो भी कंट्री हो, खासकर वो कंट्री जिन्होंने न्यूक्लियर बम या फिर एटॉमिक बम्स ऑलरेडी बना रखे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिनके पास, वो इंडिया को हार्म ना कर पाए। तो न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी मिलने लग गया, यानी कि हम जो हैं वो सेफली एक न्यूक्लियर टेस्ट जो है कंडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस को लेके कोऑपरेशन चलने लग गया। ये चालू हुआ था 2005 में, फॉर 10 ईयर्स चलाया गया था ये 10 सालों के लिए, कि जहाँ पे जो यूएसए है और जो इंडिया है उनकी मिलिट्री एक साथ मिलके तैयारी करती थी, वॉर के लिए प्रिपेयर करती थी, अपने आप को ट्रेनिंग करती थी। यही नहीं, एडवांस इक्विपमेंट हम जो है वो खरीद पा रहे थे, किससे, यूएसए से, एडवांस आर्म्स, एम्यूनिशन, ठीक है, ताकि वॉर में हम एडवांस इक्विपमेंट के साथ क्या हो, उतरें, कभी भी अगर कोई भी दिक्कत हुई तो, और अपना डिफेंस सिस्टम और ज़्यादा मजबूत कर पाएँ, ठीक है, कुछ आसपास की कंट्रीज़ के खिलाफ। तो डिफेंस कोऑपरेशन जो है बहुत बड़े लेवल में मिला। और ये सिर्फ यहाँ पे इंडिया की नहीं है, रशिया से भी हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए, इजराइल से काफ़ी अच्छे हो गए, हमने यहाँ पे भी मिलिट्री कोऑपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से किया, जिसकी बात हम करेंगे, ठीक है, जब मैं बात करूँगा इंडिया और रशिया के रिलेशन की, जो आएगी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या आता है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक थिएटर, कि भाई इंडिया के जो रिलेशन थे, देखो अगर मैं इंडो पैसिफिक ओशन की बात करूँ तो यहाँ पे एक और कंट्री जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फिर से क्या आती है, चाइना। क्योंकि चाइना जो है वो हर एक रूट पे कब्जा करने की कोशिश करती है कि ट्रेड जो है वो चाइना के बिना पॉसिबल ना हो पाए। लेकिन जैसे जैसे यूएसए ने सपोर्ट किया इंडिया का, उसका एक मेजर रीजन ये भी था कि इंडिया जो है उसको हम एक तरह से किंग बोलते हैं, किंग ऑफ इंडियन ओशियन। और जब हम इसे किंग बोलते हैं इंडियन ओशियन का, यानी कि इंडियन ओशियन पे मेनली कंट्रोल इंडिया का है, यानी कि अगर मैं ट्रेड रूट को अगर सेफ रखना था तो यूएसए को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत थी, किससे, इंडिया से, क्योंकि इंडिया जो है वो इस ट्रेड सिस्टम को सिर्फ चाइना के कंट्रोल से अपने पास रख सकता था, क्योंकि चाइना वरना पूरा का पूरा क्या कर लेता, कब्जा कर लेता, क्योंकि दो ही स्पेसिफिक रूट है वहाँ पे, ठीक है। और एक पे तो चलो मान लो कि इंडिया का मेनली कंट्रोल है, दूसरे पे चाइना की भी राइवलरी है। और चाइना भाई थोड़ा सा अभी भी आपने देखा भी होगा कोविड के टाइम पे भी कि चाइना अपनी बाउंड्रीज बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसकी वजह से कई बार वॉर भी हुए, ठीक है। मोदी जी ने स्पीच में बोला कि भाई इस तरीके से काम नहीं चलेगा, ठीक है, फिर हम भी आपके अगेंस्ट क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो इंडियन ओशियन और जो पैसिफिक ओशन है उस पर जो भी ट्रेड रूट है उस पर सिर्फ कंट्रोल ना हो चाइना का, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो उसमें इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल हो यूएसए के साथ। और यही नहीं, बहुत सारे जो पॉलिसी वगैरह बनाई गई, फॉरेन पॉलिसी, वहाँ पे भी इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझा गया और इस तरीके से बनाया गया कि ऐसा ना हो कि जो चाइना है सिर्फ उसका कंट्रोल हो जाए पूरे के पूरे ट्रेड रूट पे, क्योंकि इस तरीके से इंडिया कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, ना ही डेवलप कर पाएगा। क्योंकि जब ट्रेड का कंट्रोल ही सब चाइना के पास होगा तो ट्रेड करना बाकी कंट्रीज के साथ इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यूएसए जो है वो सिर्फ दिखता रह जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को चेंज होता हुआ। तो उस चीज़ की वजह से हम ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक थिएटर, कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी जो बिल्ड की गई ताकि इंडिया का भी कंट्रोल रहे, ठीक है, पैसिफिक ओशन पे भी और इंडियन ओशन पे भी। तो उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो मैंने आपको बताया आज की वीडियो में कि कैसे हमारे रिलेशन दिन प्रतिदिन बेहतर होते चले गए यूएस के साथ। तो अगली वीडियो में बात करेंगे अपने सबसे बढ़िया दोस्त, इंडिया के सबसे बढ़िया दोस्त रशिया के बारे में, कि कैसे अलग अलग सिचुएशंस में जहाँ पे यूएस भी हमारे खिलाफ था वहाँ पे उस कंट्री ने हमारा सपोर्ट किया, ठीक है। तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, क्योंकि जो बुरे वक्त आपके साथ रहता है ना उसको आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि रशिया का और इंडिया का रिलेशन कैसा रहा, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो वो वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलना, और हमेशा हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज ही कवर किया करो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह गया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हो।